हेलो बच्चों, अभी तक मैंने आपको मैट्रिक्स आव्यूह पढ़ाया था। आव्यूह चैप्टर पूरा हो गया था। इसके बाद हमारा आता है सारणिक, या जिसको हम हिंदी में कहते हैं वो इंग्लिश में कहते हैं डिटर्मिनेंट्स, हिंदी में कहते हैं सारणिक। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ये मैं कहता हूँ कंसेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्या है। सपोज कर लें हमारे पास दो एक घातीय समीकरण है, a1x प्लस b1y बराबर 0 और एक है a2x प्लस b2y बराबर 0। ये दो एक घातीय समीकरण है। तो अगर इनमें से ये अज्ञात राशि है एक्स वाई या और भी हो, अगर उनको हम विलुप्त करना चाहें, एलिमिनेट करना चाहें, तो हम कैसे करेंगे? इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, और a1x बराबर माइनस b1y, और इसको लिख सकती हूँ और a2x बराबर माइनस b2y, ये लिख सकती हूँ मैं। अगर मुझे x और y का विलोपन करना है, यानी विलुप्त करना है, एलिमिनेशन करना है, तो मैं दोनों को एक भाग दे दूँ, a1x बटे a2x बराबर माइनस b1y बटे माइनस b2y, तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा a1 बटे a2 बराबर, ये प्लस हो जाएगा b1 बटे b2। अगर मैं कैंची गुणा कर दूं दोनों की, तो a1 b2 बराबर a2 b1, ये हमारा हो जाएगा। तो और इसको मैं लिख सकती हूँ a1 b2 माइनस a2 b1 बराबर 0, इसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ। अब इसको लिखने का जो प्रतीक है, जो सिंबल है, वो मैं इस तरह लिखूंगी a1 a2 b1 b2। तो ये जो सिंबल है इसी को हम सारणिक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सारणिक। तो ये a1 a2 b1 b2 यानी a1 a2 b1 b2 सारणिक के अवयव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? सारणिक के अवयव, अवयव या एलिमेंट, या इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है। और a1 b2 a2 b1 क्या कहलाएगा? एक एक्सप्रेशन कहलाएगी मेरी, एक व्यंजक कहलाएगा, यानी इसको हम क्या कहेंगे? व्यंजक। इसको हम कहेंगे व्यंजक, इंग्लिश में कहेंगे एक्सप्रेशन। और a1 b2 और दूसरा a2 b1 ये क्या कहलाएंगे? हमारे पद कहलाएंगे। यानी क्या कहेंगे हम? a1 b2 तथा a2 b1 को सारणिक के पद कहते हैं। सारणिक के पद या टर्म, TERM, टर्म कहते हैं। ये तो व्यंजक हो गया पूरा मेरा, इसको एक्सप्रेशन कहेंगे। और ये सारणी के क्या कहलाएंगे? ये और ये दोनों क्या कहलाएंगे? सारणी के पद कहलाएंगे। तो इतनी बात बच्चों आई होगी समझ में। अगर हमारे पास एक घातीय समीकरण है जिसमें एक्स वाई हमारे दो राशियां दे रखी हैं, इनको अवलोकन करना है मुझे, तो मैंने क्या किया है? a1x बराबर b1 बाई a2x बराबर माइनस b2 दोनों को डिवाइड कर दिया है मैंने। x और y कैंसिल हो गया, तो मेरे पास a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, कैची गुणा करी तो ये आया, इसको मैं इधर ले आई बराबर 0, तो ये एक एक्सप्रेशन आई निकल के, व्यंजक आया निकल के। और इसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ, तो a1 b2 माइनस a2 b1, यही चीज आ जाएगी मेरे पास कैची गुणा करूंगी तो इसको हम सारणिक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सारणिक। सारणिक को जो हम लिखते हैं वो किस तरह दिखाते हैं? चिन्ह से, डेट ए, अगर ये a बराबर है डेट a या मॉड a या डेल्टा, तीन चीजों से दिखाते हैं। या तो मैं इस तरह डेट a लिख दूं, या मॉड a लिख दूं, या डेल्टा। अब ये आप कहेंगे कि ये मॉडुलस है, जबकि ये सारणिक a है। मॉड नहीं बोलेंगे इसको, सारणिक है, क्योंकि है ना ये एक मेरी मैट्रिक्स है। ए क्या है मेरी? एक मैट्रिक्स, आव्यूह है एक मेरा। तो आव्यूह का ही मुझे मान ज्ञात करना है। आव्यूह में मान नहीं ज्ञात करते थे, उसमें वैल्यू नहीं निकालते थे, इसमें हमें वैल्यू निकालनी है, तो इसलिए इसको हम सारणिक के रूप में लिखते हैं। अब इतनी बात आगे समझिए। इसके बाद आता है हमारा, जो हम सारणिक निकालते हैं वो हमेशा वर्ग जो होती है स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हमें सारणिक निकाला जा सकता है। यानी 3/3 की हो, 2/2 की हो, आपके कोर्स में 3/3 की ही सारणिक निकालने के लिए आएगी, तो हमेशा वर्ग आव्यूह होगा सारणिक निकालने के लिए। तो हम इसको इन चिन्हों द्वारा दिखाएंगे। तो इतनी बात समझ में आई होगी बच्चों कि किस तरह से हम निकालेंगे। अब आते हैं इनकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या है? ये सारणिक मैंने बताया, जैसे कि
1 2 3 4 वर्ग है, इसका ऑर्डर कितना हो गया 2/2। ये मैट्रिक्स में बता चुकी हूँ मैं ऑर्डर कैसे निकालते हैं। ये रो है मेरी, ये रो है मेरी, और ये मेरा क्या है कॉलम है, इसको हम कहेंगे कॉलम, ये कॉलम है। तो ये आप समझ ही गए होंगे, ये रो और कॉलम तो मैट्रिक्स में आपने पढ़ा है। तो ये रो है मेरी, ये पूरी रो है मेरी, और ये मेरा कॉलम है। तो इस तरह से हम ऑर्डर या क्रम देख लेते हैं। ये 2/2 की है। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही सारणिक निकाला जा सकता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की सारणी नहीं निकलेगी, इतनी बात आपको जाननी चाहिए। तो इस तरह से हम निकाल लेते हैं। अब आता है सारणिक की प्रॉपर्टीज। तो बच्चों अभी मैंने बताया था आपको, मान लीजिए कोई हमारी मैट्रिक्स है 1 2 3 4, तो मैंने बताया था कि जो सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो मेरी रो कहलाती है। जैसे इसमें 2 रो हैं, एक ही है तो R1 R2 है, रो है ये मेरी, और ये जो वर्टिकल लाइन होती है ये मेरी कॉलम कहलाती है, जैसे मैंने C1 C2 से दिखाया है। ये किसने ऑर्डर की है 2/2 की। तो हमेशा मैंने बताया कि वर्ग आव्यूह का ही सारणिक निकाला जा सकता है, डिटरमिनेंट निकाला जा सकता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं निकाला जा सकता। तो अब आते हैं हमारी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। या सारणिक के गुण, सारणिक के गुण, हिंदी में कहेंगे सारणिक के गुण। तो सबसे पहला जो आता है हमारा, सबसे पहला आता है हमारा, अगर किसी भी सारणिक के हम रो को कॉलम बना दें, कॉलम को रो बना दें, तो सारणिक के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये दे रखा है। अगर मैं इस रो को कॉलम बना दूं, यानी मैं इस तरह लिख दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सारणिक के मान पर कोई फर्क नहीं, जो मान इसका आएगा वही मान इसका आएगा। सारणिक के मान पर क्या होगा, मान पर कोई अंतर नहीं आएगा, नहीं आएगा। मैंने क्या किया है अभी कि अगर मैंने रो को कॉलम बना दिया, कॉलम को रो बना दिया, जो मान इसका आएगा वो इसका है। तो ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी आती है हमारी सेकंड, अगर किसी सारणिक के रो को या कॉलम को इंटरचेंज करना है, ये रो और कॉलम दोनों में चलेगा, अगर किसी सारणिक के रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है, जैसे मैं यही वाली ले लूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही मैंने ले लिए। अगर मैं इस, जैसे हम मैट्रिक्स में करते थे, रो को चेंज करते थे, इसको इसमें कर दिया या इसको इसमें कर दिया, तो वो ये अगर मैं करती हूँ R1 इंटरचेंज टू R2, इस रो को करती हूँ, रो हो या कॉलम हो दोनों में चलेगा ये हमारा। तो ये क्या हो जाएगी 4 5 6 R1 R2 को कराया मैंने, तो 1 2 3 और 7 8 9। लेकिन इस चीज में एक ध्यान रखना पड़ेगा, अगर मैं कॉलम को चेंज करूं या रो को चेंज करूं तो सारणिक का चिन्ह बदल जाता है। क्या बदल जाता है, चिन्ह। अभी मैंने इसको इसमें चेंज करा, अब मान लीजिए मैं इसको इसमें करूं तो एक माइनस और आएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। तो जब भी मैं किसी भी रो को इंटरचेंज करूंगी तो सारणिक का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो दूसरी प्रॉपर्टी ये है हमारी। अब आती है तीसरी प्रॉपर्टी, अगर सारणिक में कोई भी, मान लीजिए कोई भी ऐसा एलिमेंट जो कि कॉमन आ रहा है, चाहे रो में हो चाहे कॉलम में, तो उसको एक गुणनखंड के रूप में बाहर निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं लिख दूं 1 2 3 4 6 8 और 9 7 5, मान लीजिए ये है। अब मैं देख रही हूँ R2 में 2 कॉमन आ रहा है, यानी R2 में 2 कॉमन है, तो मैं इसको 2 को एक गुणनखंड के रूप में बाहर निकाल सकती हूँ। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें से 2 को मैंने बाहर निकाला तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए किसी भी रो या किसी भी कॉलम, दोनों में चलेगा, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर कोई भी एलिमेंट हमारा कॉमन आ रहा है तो उसको हम उसमें से बाहर निकाल सकते हैं। ये नहीं सब में से निकालना है, हमें लिखना पड़ेगा किस रो में से या किस कॉलम में से हम बाहर निकाल रहे हैं, उसको हम बाहर ले सकते हैं। अगर मान लीजिए 2 में आ रहा है, मान लीजिए इसमें आता है
9 आ गया, 3 आ गया और 6 आ गया, तो इसमें क्या आता, 3 आता, 2 इंटू 3 लिख सकते थे, तो ये क्या हो जाता, 3 हो जाता, ये 1 हो जाता और ये 2 हो जाता। तो इस तरह से हम जिस भी रो लिखेंगे हम कि R3 में से 3 कॉमन लेने पर, यानी क्या लिखेंगे, R3 में से 3 कॉमन लेने पर, तो ये 3 मैंने बाहर निकाला। तो बच्चों ये समझ में आया होगा, अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कोई भी एलिमेंट हमारा कॉमन आ रहा है तो उसको हम एक गुणनखंड के रूप में, एक फैक्टर के रूप में बाहर निकाल सकते हैं। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। चौथी प्रॉपर्टी क्या आएगी हमारी, चौथी प्रॉपर्टी क्या है हमारी, अगर मान लीजिए किसी भी सारणिक किसी दो अवयवों का योग है, जैसे कोई सारणिक के किसी भी रो या किसी कॉलम में दो अवयवों का योग है, जैसे कि मैं यही ले लेती हूँ, 1 प्लस यू ले लूँ मैं, और 2 प्लस बी ले लूँ मैं, और 3 प्लस डब्ल्यू ले लूँ, और यही ऐसा है 2 3 3 4 1 2, ये इस तरह दिया हुआ है, इसमें दो जुड़े हुए हैं, तो इनको मैं अलग अलग करके दोनों को जोड़ सकती हूँ, इनके सारणिक को मैं अलग अलग कर सकती हूँ। कैसे कर सकती हूँ, 1 2 3 2 3 4 3 1 2, एक तो मैं ये ले लूँगी और एक मैं ले लूँगी U V W 2 3 3 4 1 2, एक मैं इसको ले लूँगी। तो इस तरह से हम सारणिक में अगर दो से ज़्यादा अगर मान लीजिए अवयव जुड़े हुए हैं तो उनको हम अलग अलग कर सकते हैं। जैसे इसमें दो जुड़े हुए थे तो इनको मैंने क्या करा, एक इसके साथ ले लिया मैंने, एक इसके साथ लिया, फिर दोनों का मान निकाल के दोनों को जोड़ देंगे तो सारणी का मान निकल आएगा। तो एक ही होगी प्रॉपर्टी हमारी। अगली प्रॉपर्टी आती है हमारी, और प्रॉपर्टी देख लेते हैं कौन कौन सी दी हुई है हमें प्रॉपर्टी। हाँ, एक प्रॉपर्टी आती है, अगर मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी 5 है, अगर मान लीजिए किसी सारणी 1 2 3 4 5 6 और फिर 1 2 3 ये दिया हुआ है, अगर मान लीजिए किसी सारणी में दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो, समान हो, कॉमन हो, तो सारणी का मान 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, यदि किसी सारणी की दो रो या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हैं, एक से हैं, तो सारणी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी को ध्यान रखिए। अगली प्रॉपर्टी आती है हमारी, अगर किसी सारणिक में किसी भी रो या किसी भी कॉलम, जैसे मैं यहाँ पर तो ये ले लेती हूँ 103 405 और 608, मान लीजिए ये ले लिया मैंने, तो इसमें ये एक कॉलम मेरा 0 है या मेरी रो 0 हो जाए तो सारणी का मान 0 हो जाता है। ये किसके हो जाएगा, 0 के। यानी किसी भी सारणिक में अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम के सभी अवयव 0 हो तो सारणी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक प्रॉपर्टी हमारी ये आती है, क्या हो गई, यदि किसी सारणिक में किसी भी रो या कॉलम का प्रत्येक अवयव 0 हो तो सारणी का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये छठी प्रॉपर्टी हो गई। अब आगे यही सब प्रॉपर्टियां हैं बच्चों, इनको जरा सा आप बुक से भी देख सकते हैं। इन प्रॉपर्टियों के आधार पर ही हम सारणी का मान निकालेंगे, तो आप इनको आराम से देख सकते हैं। अगर मान लीजिए मैंने आइडेंटिकल बता ही दी है, दोनों सारणियों के मान 0 हो जाएंगे। और अगर मान लीजिए किसी सारणी में एक और प्रॉपर्टी रह गई है बस 7, अगर मान लीजिए किसी सारणी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये दिया हुआ है हमें, अगर मान लीजिए किसी सारणी की किसी रो या किसी कॉलम में मुझे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी तो उतने ही नंबर से मुझे डिवाइड करना होगा। जैसे कि मैं R1 में 2 से गुणा करने पर, तो मैं 2 से गुणा करूंगी, 2 यानी 2 4 और 6 हो जाएगा, 4 5 6 ये ऐसी रहेगा, 7 8 9 ये ऐसी रहेगा। लेकिन मुझे क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करिए तो मुझे 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, जिससे सारणी के मान में कोई अंतर नहीं है। अगर सारणी, पूरी सारणी को अगर मैं k से या किसी भी राशि से मल्टीप्लाई करूं तो सारणी का मान k गुना हो जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर कर दूं, k से मल्टीप्लाई कर दूं, 2k हो गया, 4k हो गया, 6k हो गया, तो इसका मान जो मैं निकालूंगी k गुना हो जाएगा।
तो ये सब सारणिक की प्रॉपर्टीज थी, आशा है समझ में आई होंगी बच्चों। अब सारणिक का हम लेंगे एक्सरसाइज, सारणिक की एक्सरसाइज हम लेंगे कि पहली एक्सरसाइज में किस तरह से हम सारणिक का मान निकालेंगे। जैसे कि मान लीजिए a मेरे पास दे रखा है 4 5 7 8, इसका मान निकालना है सारणिक का। तो सारणी का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मुझे निकालना है, एक होती है माइनर सारणी और एक होती है कोफैक्टर। तो माइनर्स में से 4 का माइनर निकालना है, तो जब भी हम सारणी का 4 का निकालेंगे तो इसको हम लिखेंगे A11। ये कौन सा है, ये M11 लिखेंगे। माइनर निकाल रही हूँ मैं, तो M11 M12 M13 M11 M12 M21 M22 ये होगा। तो M11 निकालिए, यानी 4 का निकाल रही हूँ मैं। 4 का क्या हो जाएगा, ये रो कटेगी, ये कॉलम कटेगा, तो केवल क्या बचेगा, 8 बचेगा। 8 सारणी यानी बराबर 8। अगर मुझे 5 का निकालना है तो ये M11 है, ये M12 है, तो M12 अगर मुझे निकालना है तो क्या होगा, ये कटेगा और ये कटेगा, तो कितना आ जाएगा, सारणी 8 का मतलब 7। तो डायरेक्ट लिख देते हैं 7। तो ये माइनर कहलाते हैं। जैसे कि मेरे पास है, अभी दोबारा से और क्लियर कर देती हूँ इसको मैं। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई सारणिक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारणी है, तो माइनर M11 निकालना है। M11 ये होता है, M12 ये होता है, M13 ये होता है, ये होता है M21 M22 और M23, इस तरह से होता है। ये होता है M31 M32 और M33। अब मुझे M11 निकाला, ये माइनर कह लेते हैं, उपसारणिक कहलाते हैं, हिंदी में बोलते हैं उपसारणिक। हिंदी में क्या बोलते हैं, उपसारणिक। वो कहेगा उपसारणिक निकालिए इसकी, तो उपसारणिक निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको नहीं लिखेंगे। अब वो कहता है M11 का उपसारणिक निकालिए, M11 का। तो M11 का उपसारणिक निकालने के लिए ये लाइन कटेगी और ये लाइन के जिसमें वो आ रहा होगा वो रो कटेगी, वो कॉलम कटेगा। तो क्या बचा मेरे पास, 5 6 8 9 ये बचा। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, यूं करेंगे और यूं करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 9 5 45 माइनस 48, यानी ये आ जाएगा -3। तो पहले इसकी इसमें करेंगे, ये मेन डायगोनल होता है, ये मेन डायगोनल के अवयव होती है। मेन डायगोनल में से दूसरे डायगोनल के अवयवों को घटा दिया जाता है, तो घटाने पर जो आता है वो उपसारणिक यानी माइनर कहलाता है, जो भी वो निकल पाए। अब मैं कहूँ M22 की उपसारणिक निकालिए, M22 मेरा ये है, ये M22 है मेरा। तो M22 में क्या होगा, ये कटेगा एक तो, और एक ये कटेगा, तो कौन कौन से बचेंगे, ये कट गया और ये कट गया, तो 1 3 7 9 यानी 1 3 7 9 ये बचेगा। फिर ध्यान से देखिए, मुझे निकालना है M22। M22 निकालने के लिए क्या करूंगी मैं, ये रो काटूंगी और ये काटूंगी, यानी उसी की रो कटेगी, उसी का कॉलम कटेगा जिसमें मुझे निकालना है। तो क्या बचा, 1 3 बचा और 7 9। तो बस इसको सॉल्व कर ले, मेन डायगोनल की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, 9 माइनस 21 जो भी आएगा हमारा, ये हो गया -12। तो इस तरह से ये माइनर यानी उपसारणिक का मान निकालना होता है। अब आता है कोफैक्टर। तो कोफैक्टर में अगले एपिसोड में बताऊंगी बच्चों। आशा है ये माइनर निकालना आ गया होगा समझ में। अगर मान लीजिए मैं दोबारा से एक बार और इसको क्लियर कर देती हूँ, उपसारणिक को कैसे निकालते हैं। जैसे कि मेरे पास है 4 5 6 7 8 9 और 1 2 3 ये है। अब मैं कहती हूँ M33 माइनर निकालिए, तो M33 कौन सा होगा, M31 M32 M33 ये होगा M33। तो M33 निकालने के लिए क्या करूँगी, ये काटूंगी और ये काटूंगी, तो ये बचा मेरे पास 4 5 7 8। तो ये कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 माइनस 35, ये बराबर हो जाएगा -3। तो इस तरह से निकालते हैं बच्चों। ये उपसारणिक निकालने के लिए आ जाता है 1 नंबर में या 2 नंबर में, कि कोई भी हमें सारणिक दे रखी हो और वो कहता है कि A11 वो M11 M21 या उसकी एक उपसारणिक बताइए, तो आपको निकालनी होगी। जैसे M33 है तो M33 की उपसारणिक होगी, ये काटेंगे तो जो बचेगा ये। कोफैक्टर में इसकी मल्टीप्लाई हो जाती है, वो भी मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी आप लोगों को। आशा है बच्चों समझ में आया होगा। तो ये कुछ जनरल बातें थी, कॉन्सेप्ट थे सारणिक के। वो अब कोफैक्टर आता है हमारा, यानी सारणिक का मान निकालना। वो कैसे निकालेंगे वो अगले एपिसोड में बताऊंगी। थैंक यू बच्चों।